यस, क्लास 11th हम पढ़ रहे थे कल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? ठीक, एंडो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था लास्ट में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनल्स क्या कहलाते हैं बेटा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्सा पार्ट होते हैं। अब इसमें हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो हमने बताया था कि एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हमने बताया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरी हमने बात की थी लाइसोसोम। और फोर्थ हमने बात की थी वैक्यूल्स। किसकी बात की थी? वैक्यूल्स। ठीक, तो ये ऐसे 4 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं। तो ये चारों के चारों जो ऑर्गेनल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इंक्लूड होते हैं। तो आज हम चारों के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट देखते हैं हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ER, इसको बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम बात करेंगे ये कैसी है बेटा? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्केलेटेड इन साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस। स्कैटर्ड फैली रहती है कहाँ पर? इन द साइटोप्लाज्म। इन द साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैली रहती है। किसके पास में? नियर द न्यूक्लियस। नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये सेल है, ये है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर यहाँ से ये फैली रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या प्रेजेंट रहेगी बेटा? एंडोप्लाज्मिक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई है और ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है और ये सेल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसके अंदर वाला जो ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? ल्यूमिन। क्या कहलाता है बेटा? याद रखना, ल्यूमिन। और साइटोप्लाज्म बाहर वाला पार्ट है वो तो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिन। क्या कहलाएगा बेटा? एक्स्ट्रा ल्यूमिन। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिन। बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिन। तो इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट बन गए बेटा। एक तो हो गया हमारा इनसाइड, जो इनसाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे तो इनसाइड ER, इनसाइड ER के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिन। और आउटसाइड है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटसाइड ER, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिन। ये क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा ल्यूमिन या साइटोप्लाज्म। तो याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाता है बेटा? ल्यूमिन कहलाता है। और स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम डिवाइडेशन करते हैं कि कितने टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स
राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स का है, कितना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence of राइबोसोम ऑन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम सेल के अंदर नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम्स कितने टाइप के होंगे, दो। कौन कौन से होंगे, याद रखना, एक तो होता है आर ई आर, एक होता है एस ई आर। क्या होता है बेटा, एस ई आर। आर ई आर का पूरा नाम क्या हो गया बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये एस का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का मतलब क्या है, इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स अटैच्ड। देखो, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच है, जैसे यहाँ पर ये देख लो, अगर मैं कह दूँ यहाँ पर ये राइबोसोम्स अटैच है, क्या प्रेजेंट है बेटा, राइबोसोम्स। अगर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच होंगे वो तो कहलाएगा हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है बेटा, अब्सेंट है इसके अंदर। तो इसका क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन है देख लेते हैं। देखो, राइबोसोम्स होते हैं जो मेनली प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा उसका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका ये किस में हेल्प करेगा, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में। यहाँ बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। इसका जो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, किसमें इन्वॉल्व है ये, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पर तो राइबोसोम्स है नहीं, तो ये तो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो ये किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये लिपिड सिंथेसिस में। याद रखना, किसके, लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड के फॉर्मेशन में एस ई आर हेल्प करता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आर ई आर फॉर्मेशन करता है। एस ई आर इसके अलावा क्या बनाता है बेटा, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाता है। क्या बनाता है, स्टेरॉइडल हार्मोन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ वेरी सिंपल हो गया हमारे सेल ऑर्गेनल्स। अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको लुमिन कहते हैं। बाहर वाली कैविटी जो एक्स्ट्रा लुमिन या साइटोप्लाज्म में कहलाती है। अब ये राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग दो भागों में इसको डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। टू टाइप्स का हो गया, एक तो हो गया आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया हमारे एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर राइबोसोम्स अटैच हो, जिस पर क्या हो, राइबोसोम्स अटैच हो। तो अगर राइबोसोम्स अटैच है तो वो किस में फंक्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जबकि एस ई आर में क्या है, राइबोसोम्स अब्सेंट है, किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अब्सेंट है। तो ये क्या फंक्शन करेंगे, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे। तो इतनी सी कहानी थी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब पहला हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला हमने ऑर्गन्स पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे गोल्जी एपरेटस। कौन सा है बेटा, गोल्जी एपरेटस। तो दूसरा देख लेते हैं हम, गोल्जी एपरेटस क्या होता है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले देखने वाला इसको था बेटा कैमिलो गोल्जी। कौन था, याद रखना, साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, ठीक है।
उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक, उन्होंने कहा कि क्या प्रेजेंट है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर का मतलब क्या गया, नेटवर्क लाइक, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के पास में कह दो, नियर द न्यूक्लियस, ये हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के पास में एक नेटवर्क लाइक, रेटिकुलर मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला, गोल्जी एपरेटस बोला। क्या बोला बेटा, गोल्जी एपरेटस। अब ये जो गोल्जी एपरेटस होता है क्या, एक्चुअली ये डिस्क शेप होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी, डिस्क शेप्ड सेक्स, ठीक है, या इनको क्या बोलते हैं, डिस्क शेप सेक्स को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बात करूं, ये सेल, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारा हो गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने देख लेते यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यहाँ पर इसके आगे ही प्रेजेंट होगा हमारे इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक, ये वेसिकल्स है। इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, ये होती है गोल्जी एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, ये इसको डिस्क शेप सेक है, ये डिस्क लाइक शेप है, सेक्स है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गोल्जी एपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। और इनका जो डायमीटर होता है, इस सिस्टर्नी का हम बात करेंगे, इनका डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा इनका डायमीटर, क्या होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। अब इसकी जो स्ट्रोक्स है, ये जो स्ट्रोक्स है ये कैसी होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती है बेटा, ये जो स्ट्रोक्स हमें दिखाई दे रही है ये कैसी होती है, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। ये देखो, ये होगी एक स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक हो गई, ये स्ट्रोक हो गई, तो ये कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि दो फेस हो गए, कितने फेस हो गए, दो। एक तो ऐसा फेस जो न्यूक्लियस के साइड में हो, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला फेस क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियस के साइड में है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सिस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस पार्ट। कौन सा, सिस। ये कॉन्वेक्स हो गया, कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स सिस। या इसको भी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिंग फेस, ये याद रखना। ये वाला जो फेस है जो न्यूक्लियस के साइड में है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सिस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस। और जो नीचे वाला है, ठीक है, सिस फेस के अपोजिट प्रेजेंट है, जैसे ये वाला हम कह दें या ये वाला कह दो, नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला क्या कहलाता है, देखो कॉनकेव साइड, कॉनकेव शेप का ये, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉनकेव ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव ट्रांस। या इसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरिंग फेस। तो याद रखना इसके दो फेस हो गए हैं, कौन कौन से हो गए हैं, एक तो हो गया हमारे कॉन्वेक्स सिस वाला पार्ट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, जो न्यूक्लियस के साइड में है, और उसके अपोजिट साइड में है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव ट्रांस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, मैच्योरिंग फेस बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये क्या होते हैं बेटा, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्रांस और सिस क्या होते हैं बेटा, ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सिस और ट्रांस फेज होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये हो गई इसकी शेप के बारे में बात। अब इसका देखते हैं आगे फंक्शन, ये क्या फंक्शन करता है। तो ध्यान रखना, गोल्जी एपरेटस इज वेरी सिंपल। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले कौन थे, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि यार न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस, ठीक है, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, गोल्जी एपरेटस। ये जो गोल्जी एपरेटस होते हैं ये डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी भी बोला
जाता है। इनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है बेटा, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। ठीक है, इसके दो फेस हो गए, एक तो ये न्यूक्लियस वाला साइड में फेस होता है उसको कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव ट्रांस या इसको मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है। अब हम, ये तो हो गई सर सिंपल आ गया, इसका डायग्राम हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका फंक्शन आप बता दो, तो इसका फंक्शन हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। देखो, प्रिंसिपल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये कोई भी मटेरियल है उसकी पैकेजिंग में हेल्प करेगा, और जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है या सेल के बाहर पहुंचाना है वहां तक ये इसको डिलीवर कर देगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग मटेरियल। क्या हो गया बेटा, पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, और उस पैकेजिंग मटेरियल को कहां तक पहुंचाएगा, या तो सेल के अंदर ही टारगेट ऑर्गन तक, इसके सेल के अंदर ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा, ये सेल के अंदर ही कोई दूसरा टारगेट अगर ऑर्गन है उसके बाद पहुंचा देगा, या फिर कहां पहुंचा देगा, आउटसाइड द सेल, जहां पे भी उसको जाना है। अगर सेल के बाहर जाना है उस आइटम को, कुछ उस मटेरियल को, तो सेल के बाहर भी भेज देगा, या सेल के अंदर ही किसी ऑर्गन के पास जाना है तो वहां पे भी भेज देगा। जैसे हम बात करें, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ बनाया, जैसे प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन की फिर पैकेजिंग का काम और उसके अंदर फर्दर पैकेजिंग का काम कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस करेगा। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और उसमें फिर और प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है, प्रोसेसिंग। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बना के फिर भेज देगा गोल्जी ऑपरेटस के पास, गोल्जी ऑपरेटस उसको क्या कर देगा, पैकेजिंग कर देगा, और फिर डायरेक्ट जिस ऑर्गन के पास उसको भेजना है उसके पास भेज देगा, या सेल के बाहर भेजना है तो उसको सेल के बाहर भेज देगा। ठीक है, इसकी जो पैकेजिंग होती है वो वेसिकल्स के रूप में होती है। किस रूप में होती है बेटा, पैकेज वेसिकल्स। जैसे हम बात करेंगे, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, यहाँ पर ही हमारे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह समझ करो प्रोटीन आया है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, फिर ये इसके पास आएगा, ये इसको वेसिकल्स में से पैक कर देगा। ठीक है, ऐसे वेसिकल्स बना देगा, इनका प्रोटीन को वेसिकल्स में पैक कर देगा। किसके फॉर्म में पैकिंग करता है बेटा, ये वेसिकल्स के फॉर्म में पैकिंग करता है। ठीक है, फिर ये ऐसे सिस फेज से फिर ये मैच्योरिंग फेज की ओर मूव करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया। अब कोई भी मटेरियल है उसको पैकेजिंग कर दिया, और क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने कहा था कि प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, उसकी और कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, उसको मॉडिफाइड करना है, तो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का भी काम कौन करता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का भी काम गोल्जी एपरेटस करेगा। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस देखो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रोटीन बना रहा है तो ये वापस यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये कोई हार्मोन्स बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी पैकेजिंग कर रहा है। कोई एंजाइम्स बना रहा है तो उसकी पैकेजिंग कर रहा है। प्रोटीन बना रहा है तो उसको मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये किसके भाग हो गए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता। अब गोल्जी जो बॉडी होती है वो खुद क्या बनाता है भाई, ये खुद बनाने में हेल्प करता है। किसका फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट है, ये किसकी साइट है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये खुद क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, तो उसका ये फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, किसमें, मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है। किस फॉर्म में करता है मटेरियल की पैकेजिंग, वेसिकल्स के फॉर्म में मटेरियल की पैकेजिंग करता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। अब हम तीसरा देखते हैं, तो गोल्जी एपरेटस का भी हमें समझ में आ गया सर। अब तीसरा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है वो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम देख लेते हैं।
हम इसको अब लाइसोसोम भी देख लेते हैं। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? मेम तो लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट क्या बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जैसे पैकेजिंग करा ना वेसिकल्स के फॉर्म में, तो लाइसोसोम्स तो क्या हो गया? ऐसे वेसिकल्स होंगे। क्या होंगे? ऐसे वेसिकल्स। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो किससे फॉर्म्ड होते हैं? फॉर्म्ड बाय द, बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द, अभी हमने बात की ना पैकेजिंग करता है वेसिकल्स के रूप में, तो वो क्या बना रहा है? लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। ये लाइसोसोम्स हो गए, छोटे छोटे वेसिकल्स हो गए जो लाइसोसोम्स हो गए। अब इस लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें याद रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मेन क्या बात है इसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से है? जैसे हाइड्रोलाइटिक बात करेंगे तो लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है। ऐसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं और एसिडिक पीएच पर ये एक्टिव हो जाते हैं। अब ये देखो, हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। जैसे लाइपेज एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक में, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कौन सा है और? कार्बोहाइड्रेजेज है, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेज है तो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेज है तो ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये बात है कि इसके अंदर देखो, मेन बात इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लाइपेज जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बेग भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइडल बेग। सुसाइडल बेग कैसे हो गए? कभी कभी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपनी खुद की जो सेल्स होती है, ठीक है ना, जिस सेल्स के अंदर है, ठीक है, उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइडल बेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बेग। तो क्योंकि इसमें सारे के अंश कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो कभी कभी क्या करता है, सेल्स के अंदर ही ये ब्रस्ट हो जाएगा और पूरी सेल्स को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, ये डाइजेस्ट कर जाएगा। इसलिए इस लाइसोसोम्स को क्या बोल दिया बेटा? सुसाइडल बेग इसको बोला जाता है। अब तीन बात हो गई सर, लाइसोसोम भी आ गया, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ये गोल्जी अपरेटस की जो पैकेजिंग होती है उसके दौरान फॉर्मेशन होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेज होता है जो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है बेटा? सुसाइडल बेग बोला जाता है कि कभी कभी ये अपनी स्वयं की सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसका चौथा पार्ट कौन सा हो गया हमारे। अब चौथा ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनल कौन सा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का? वैक्यूल। कौन सा है बेटा? वैक्यूल्स। तो चौथा देख लेते हैं हम। वैक्यूल्स चौथा कौन सा है बेटा? फोर्थ कौन सा है? वैक्यूल। देखो, जैसे वैक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसे ही ना ऐसे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्लांट के अंदर तो बहुत बड़ा वैक्यूल्स प्रेजेंट होता। जैसे बात करें प्लांट के अंदर तो उसका 90% पार्ट तो वैक्यूल्स ही कवर कर लेता है। तो ये वैक्यूल्स क्या हो गए? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। क्या है बेटा? वैक्यूल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, जो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? फाउंड इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। तो
तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हो गया। क्या हो गया? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हो गया। ठीक है, अब ये स्पेस है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, वाटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको बॉडी सेल से बाहर निकालने हैं। ठीक है, वेस्ट हम बात कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी हो गए। ठीक है, अदर मटेरियल जो नॉट यूज्ड फॉर सेल्स। ठीक है, और भी कोई ऐसे मटेरियल है, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल्स। ऐसे मटेरियल भी है जो सेल्स के लिए कोई यूज़ नहीं आने वाले हैं, तो ये सारे किसके अंदर इकट्ठे कर ली जाते हैं। एक तरह का डस्टबिन हो गया ये, सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है जिसको सेल से बाहर निकालना है। ठीक है, अब वैक्यूल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रखना ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बाउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, याद रखना वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। अच्छा सर, इतना हमें याद रह जाएगा, इसके बारे में और कोई बात? देख लो, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो 90% वॉल्यूम को कवर कर लेता है। कितना परसेंट? प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल्स होती है। ठीक है ना, कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% of the volume of cell, the volume of the cell। ठीक है, अब ये टोनोप्लास्ट क्या करता है बेटा? जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, इसके अंदर आयंस है। ठीक है, इनका मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ये है, इसमें टोनोप्लास्ट है तो इसके अंदर आयंस का डिफ्यूजन करना, बाहर निकालना, ये इसमें हेल्प करता है। अब अलग अलग वैक्यूल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अमीबा की हम बात करें, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल। ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है वो किस में हेल्प करता है बेटा? अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाएगा उसको क्या, वो क्या काम करेगा? उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, हम बात करें प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्ट के अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा और प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठीक है, तो फूड वैक्यूल्स पाया जाता है जो फूड को एंगल्फ करने में हेल्प करता। ठीक है, एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। क्या ये निगल लेता है? एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेता है। तो ये बिल्कुल सिंपल से हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आज पढ़ लिया है, चारों के स्ट्रक्चर देख लिए है। बिल्कुल सरल था, अच्छे से आप पढ़ना, आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।